ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 22। जयपुर फुलेरी गांव, शाम का वक्त। अर्जुन का घर। सभी लोग परेशान थे, यहाँ तक कि शीला जी और उनका बेटा रवि सभी मौजूद थे और सबके चेहरे पर शांति छाया हुआ था, क्योंकि पूरा दिन अर्जुन दर बदर भटकता रहा। पर मधु का कोई आता पता नहीं मिला कि वह कहाँ चली गई, क्या हुआ उसके साथ। उसका मोबाइल भी यहीं था। वह इतना परेशान हो गया, यहाँ तक कि दुकान वाले भी आए थे, पुलिस कंप्लेन भी किया। पुलिस ने मधु के फ़ोटो लेकर जांच पड़ताल करने लगे, पर कुछ भी सबूत मिल पाना नामुमकिन था। अब 2 दिन ही शादी को रह गए थे। आज ही उसी मेहंदी लगने वाला था और कल से शादी। सब कुछ कितना ठीक से चल रहा था, पर अचानक से आज दोपहर में जो कांड हुआ, जिससे सभी लोग के होश उड़ गए। उसमें कुछ मौजूद औरतें तरह तरह की बातें कर रही थी। वह कह रही थी कि इनके तो मेहमान भी नहीं आए, ये डायरेक्ट कहाँ से आ गए, इनका जांच पड़ताल करना चाहिए था। अब तो उनके साथ हमारी भी बदनामी हो रही है। दुल्हन भागकर चली गई। अर्जुन के फैमिली वाले समझदार थे। अर्जुन तुरंत लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो गया। वह सबको जवाब देते हुए कहा, मेरी मधु ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसे जानता हूँ, वह बहुत अच्छी लड़की है और वह कहीं नहीं गई, बस वह मिल नहीं रही है। और एक बार मिल गई तो आप सबकी बोलती बंद हो जाएगा। अर्जुन सबको बताना तो नहीं चाहता था, पर शाम तक मधु का कोई पता नहीं चला, जिसके वजह से उसे पुलिस कंप्लेंट करना पड़ा। और घर में जो मेहमान आए थे उन्हें भी पता चल गया कि दुल्हन गायब हुई है, क्योंकि यह छुपाने वाली बात तो नहीं है। वहीं शीला जी भी परेशान हुई। अचानक उनकी बेटी कहाँ चली गई, वह लोगों को क्या जवाब दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाम होने से पहले ही ओम भूमि को लेकर जयपुर पहुंच गया और वह वहां रहने के लिए रॉयल पैलेस में कमरा बुक किया था। ओम किसी के घर पर तो नहीं रुक सकता, इसलिए उसने होटल बुक किया था और वह फंक्शन के लिए बस भूमि के साथ जाना चाहता था। इसलिए वे दोनों होटल में स्टे किए और पहुंचते ही सबसे पहले वह दोनों फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद वे दोनों मधु के पास जाने के लिए निकले। भूमि ने 1-2 बार मधु को कॉल भी लगाई, पर उसने उसका कॉल रिसीव नहीं की। भूमि ने सोचा क्यों न जाकर ही उसे सरप्राइज़ दे दे। वे दोनों कार में जाकर बैठ गए। ड्राइवर कार चलाना स्टार्ट किया। वहाँ से फुलेरी गांव ज़्यादा दूर नहीं था। वे दोनों कुछ ही देर में गांव में पहुँच गए और जो मधु का एड्रेस था वहाँ पर गए तो घर में ताला लगा हुआ था, जो देखकर भूमि को लगा कि शायद मधु अर्जुन के घर पर होगी, क्योंकि घर देखकर ही पता चल रहा था कितना छोटा है और यहाँ पर फंक्शन तो नहीं हो सकता। ओम ने भूमि से कहा कि शादी का कार्ड पर जो एड्रेस है, चलो वहाँ ही चलते हैं। वे दोनों बैठकर वापस निकल गए। कुछ देर बाद वे दोनों अर्जुन के घर पहुँच गए और जैसे लग्जरियस कार आकर उनके दरवाजे पर रुकी तो सबकी नज़र उस कार पर टिकी हुई थी। कार देखकर हक्के बक्के होकर देख रहे थे। सबसे पहले राका बाहर निकला और पीछे का कार का दरवाज़ा खोला। ओम कार में से बाहर उतरा। उसकी पर्सनैलिटी देखकर सबके मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि उसका जो ओरा था एकदम कड़क एटीट्यूड। और कार के दूसरी तरफ से भूमि उतरी, जो पिंक कलर की नेट वाली साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह ओम के बगल में आकर खड़ी हो गई और दोनों आगे बढ़ने लगे। वहाँ का माहौल देखकर पता चल रहा था कि शादी यहीं है। भूमि तो स्माइल करते हुए आगे बढ़ रही थी, उसी के साथ ओम भी आगे बढ़ा। शीला जी की नज़र जैसे ओम और भूमि पर गया कि वह रोते हुए उनके सामने कदम आगे बढ़ाई, क्योंकि भूमि को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उसे देख एक माँ
को रोना आ गया और उनको आगे आता देख बाकी लोग भी ध्यान से देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद उनका कोई अपना मेहमान है, क्योंकि अर्जुन के तरफ से तो यह लोग नहीं आए थे। शीला जी ने जैसे रोते हुए भूमि के पास आई तो भूमि ने उनके पैर छुए और उनके गले लिपट गई। भूमि को लगा कि मधु की शादी की वजह से उसकी आंटी रो रही है, पर उसकी आंटी इतनी रोने लगी कि जैसे उनका जान ही निकल जाएगा। उनको इस तरह रोता देख भूमि को बहुत अजीब लगने लगा। जो उसके चेहरे पर खुशी था वह दुख में बदलने लगा और वह उनके पीठ को सहलाते हुए उन्हें चुप करा रही थी, पर जरा भी वह चुप होने का नाम नहीं ले रही। वह तो और भी फफक फफक कर रोने लगी, क्योंकि इतनी देर से वह औरतों के ताने सुन रही थी। कोई उनका अब अपना आया जिसके गले लगकर वह रो रही थी। कुछ देर तक वह रोती रहीं। आखिर कब भूमि ने उन्हें खुद से दूर किया और उनके आंसू पोंछते हुए बोली, क्या बात है आंटी, आप बहुत दुखी लग रही हैं। मधु कहाँ है? तब तक रवि भी आगे आया जिसकी आंखों में आंसू था। ओम अपनी नज़र चारों तरफ घुमा रहा था। उसे यहाँ का माहौल देखकर कुछ अजीब लगा, क्योंकि खुशी वाला माहौल तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। अब भूमि ने भी सबके चेहरे को नोटिस किया तो सच में यहाँ का माहौल खुशी का माहौल नहीं था। करीब आधे घंटे के बाद मौजूद सभी लोगों ने जो कुछ हुआ था वह सब ओम और भूमि को बताने लगी, क्योंकि शीला जी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया था। अर्जुन ने एक कोने में बैठा था। वह भी अपने सुध बुध में नहीं था, क्योंकि वह मधु को अपने साथ लेकर गया था और लेकर नहीं आ पाया। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह तो अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि वह क्यों उसे लेकर गया, वह खुद ही चला जाता। सारी बातें सुनने के बाद भूमि तो शॉक्ड हो गई। तो वहीं ओम कुछ और ही सोच रहा था। उसका दिमाग में तुरंत विराज का ख्याल आया, क्योंकि इतना डिटेल्स तो विराज ही उससे पूछ रहा था, पर वह सबके सामने कुछ कह नहीं सकता था या अपना मोबाइल लेकर विराज से पूछ नहीं सकता था। वह थोड़ी देर तक वहाँ मौजूद रहा। उसके बाद वह थोड़ा साइड में गया जहाँ उसकी कार खड़ी थी। वह जाते उसने अपना मोबाइल निकाला, विराज को कॉल करने लगा, पर विराज उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब तो ओम को और भी गुस्सा आने लगा। हर कोई एक दूसरे को सांत्वना दे रहा था, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही थी। वह उसे ढूंढ रही थी और अर्जुन के पापा ने कहा कि अभी भी शादी को 2 दिन बाकी है, ज़रूर मधु मिल जाएगी। उनकी बातें सुनकर सभी को तसल्ली हो गया कि मधु ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि पुलिस तो ढूंढ रही है, क्योंकि वक्त पर पुलिस को खबर कर दिया गया था। जब रात होने लगा तब भूमि और ओम शीला जी के घर आए, जहां वह रहती थी। 2 कोठरी का उनका घर था। ओम अंदर जाते ही छोटे से खाट पर बैठा। वह कंटिन्यूसली घर को देख रहा था, क्योंकि वह पहली बार ऐसे घर में कदम रखा था। उसने तो अपना शूज़ भी नहीं निकाला था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। जितनी उनका घर था उतने में तो उसकी एक एक कार पार्किंग होती है, पर वह कुछ बोल नहीं रहा था, शांति से बैठा था। वह सिर्फ भूमि और शीला जी की बातें सुन रहा था। जो बात शीला जी को पता था वही बात भूमि को भी पता था, पर वह ओम के सामने उस बारे में बात नहीं कर सकती थी। उन दोनों को तो यही लग रहा था कि उनके सिवाय किसी और को पता ही नहीं है। भूमि ने शीला जी को सांत्वना देते हुए बोली, आंटी, हम लोग होटल में ही रुके हैं। जब तक मधु मिल नहीं जाती तब तक हम लोग यहीं रहेंगे और ज़रूर मधु मिल जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। भूमि की बातें सुनकर शीला जी को अच्छा लगा और वह यहाँ रुके हैं यह जानकर उन्हें और भी अच्छा लगा। वहीं ओम का दिमाग तो काम करना बंद हो गया। उसको विराज से बात करना था, जो कि विराज उसका कॉल नहीं उठा रहा, और वह होटल जाना चाहता था ताकि किसी तरह वह पता लगाए कि क्या यह सब उसने किया है।
आखिरकार वे दोनों थोड़ी ही देर में होटल के लिए रवाना हो गए। ओम ने भूमि से कहा, तुम कमरे में जाओ, मुझे थोड़ा काम है। वह इतना बोलकर होटल के कैफेटेरिया में आया और विराज को कॉल करने लगा। जब विराज ने उसका कॉल इस बार भी नहीं उठाया तो उसने बादल को कॉल किया। बादल ने बताया कि विराज बिजी है, वह अभी कॉल नहीं ले सकते, पर वह जैसे फ्री हो जाएंगे तो वह उनसे बात करवा देगा। बादल की बातें सुनकर ओम का गुस्सा और भी धधक उठा। इधर मुंबई, रात 12:06 पर ब्लैकबेरी क्लब। धीरे धीरे मधु को होश आया और वह जैसे अपनी आंखों की पलकें फड़फड़ाने लगी तो एक हाथ से वह अपने माथे को छूकर उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और जब वह आधी आंखें खोली और समझने की कोशिश कर रही थी कि वह कहाँ है, तो उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा। कुछ ही देर में वह पूरी तरह आंखें खोल देखी तो इस जगह को देख अचानक से उसकी आंखों में वही डर वापस आ गया जो 1 साल पहले वह डरी थी और आज तक उसका डर बाहर नहीं निकल पाया। वह तुरंत बेड पर से उठी। वह अभी भी शादी वाला लहंगा पहनी हुई थी। वह उस लहंगे को पकड़ भागते हुए दरवाजे के पास गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी, पर आज भी वही हाल था। वह दरवाज़ा पीटते जा रही थी पर कोई खोल नहीं रहा था। तो वहीं दूसरे कमरे में विराज अपने लैपटॉप में उसे ही देख रहा था, पर उसे आज भी उस पर दया नहीं आया। वह देखना चाहता था कि वह आज क्या करती है, कितना जोर लगाएगी यहाँ से भागने के लिए। वह एकटक उसे ही देख रहा था और मधु काफ़ी देर तक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से पीट रही। थक हार कर वह वापस बेड पर आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह आज अपनी बदकिस्मती पर आज रो रही थी, क्योंकि जो हादसा उसके साथ 1 साल पहले हुआ था वह खुद को बचाने के लिए यहाँ से भाग गई थी। आज फिर से नसीब उसका वहीं लाकर छोड़ गया, और वह भी ऐसे वक्त पर जब उसकी शादी हो रही थी। वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अर्जुन मेरे बारे में क्या सोचता होगा। हे भगवान, रात हो गया है, वह तो मेरे लिए परेशान होता होगा। वही क्या, मेरी फैमिली और मेहमान सब क्या कहते होंगे मेरे बारे में। मधु यह सब बोलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मधु ऐसे ही बड़बड़ाती रही, रोती रही, पर वह हार मानने वाली नहीं थी। वह तुरंत उठी, वापस दरवाजे के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। तभी उसे कैमरे का याद आया कि इस रूम में कैमरा लगा है। वह कैमरे की तरफ देखी तो आज भी कैमरा वहीं पर लगा हुआ था और वह समझ गई कि ज़रूर विराज उसे देख रहा होगा, और वह कैमरे के पास जाकर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? क्या मिल रहा है तुम्हें ये मेरे साथ ये सब करके? तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, क्या तुम्हारा मन अब तक नहीं भरा है? मैं तो ये शहर भी छोड़कर चली गई थी, फिर तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, अब मेरी ज़िंदगी मत बर्बाद करो प्लीज़। मधु अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। सच में कोई और होता, अगर उसे इस तरह रोता देखता तो एक वक्त पर उस पर दया आ जाता कि उसके साथ इतना कुछ करने के बाद वह शहर भी छोड़कर चली गई। वह उसे जाने देता या उसे नहीं ढूंढता। पर यहाँ तो मामला कुछ अलग ही था। उसको इस तरह रोता गिड़गिड़ाता दूसरे कमरे में बैठा विराज देख रहा था, और वह अपने दोनों उंगलियां अपने माथे पर रब करते हुए अजीब तरह से मुस्कुराने लगा, जैसे वह कुछ और ही सोच रहा हो आगे क्या करने वाला है। काफ़ी देर तक विराज उसे देखता रहा और कुछ सोचकर वह उठा और कमरे से बाहर निकला। और जब वह अपने कमरे में का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन मधु चौंक गई, जो कैमरे में देखकर बातें कर रही थी। विराज दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और तुरंत बंद कर दिया। मधु इस वक्त लहंगे और ब्लाउज़ में थी, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी।
जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसकी खुली कमर भी दिखाई दे रहा था और उसका ब्लाउज ढीला होने की वजह से शोल्डर से थोड़ा सरका हुआ था। मधु का तो नज़र बिल्कुल भी अपने आप पर नहीं था। वह तो विराज को ही देख रही थी और उसे देख फिर से वह काँपने लगी। उसे फिर एक बार वही सब याद आने लगा। मधु विराज को देख डरते हुए पीछे पीछे जाने लगी। वहीं विराज अपना कदम आगे बढ़ा रहा था। मधु जैसे बेड तक आई कि उसका पैर बेड से टच हुआ कि वह धड़ाम से नीचे गिर गई क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था और विराज बहुत अच्छे से उसे देख पा रहा था। उसके गिरते ही विराज वैसे ही शान से खड़ा रहा। मधु एकदम बेड से टच हो गई थी। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं जा सकती। विराज उसे 2 मिनट तक देखता रहा। उसके बाद वह बैठा और उसके बैठने का स्टाइल भी बहुत ही अलग था। विराज के बैठते ही मधु दूसरी साइड से सरकने लगी। वह ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी दूरी सरक चुकी थी, पर विराज एक झटके में उसका पैर पकड़ के खींचते हुए अपने करीब कर लिया। मधु को इस तरह विराज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह चाहती तो उसके साथ बगावत कर सकती थी क्योंकि पहले ही उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। अब तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं, पर वह माहौल नहीं ख़राब करना चाहती थी। उसे लगा कि शायद उसके रोने गिड़गिड़ाने के वजह से उसे यहाँ से जाने देगा। वह अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाने दो। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया मैंने किसी को कुछ नहीं बताई। प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से जाने दो। अर्जुन परेशान हो रहा होगा, वह मुझे ढूंढ रहा होगा। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। विराज उसकी बाकी बातें तो ध्यान से सुन रहा था, पर जैसे उसने अर्जुन नाम सुना तो उसके शरीर में अलग ही जलन जैसा महसूस हुआ। जो उसका चेहरा इतना शांत था वह अचानक से अलग ही रूप ले लिया। उसने जो उसका पैर जो पकड़ रखा था तो अपना हाथ जोर से प्रेस करने लगा और दांत पीसते हुए कहा, मेरे साथ रिस्पेक्टफुल्ली बात किया करो। यह तू ता ते नहीं चलेगा। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? विराज उसका पैर बहुत ज़ोर से प्रेस कर रहा था और उसकी आवाज़ जैसे मधु के कान में गया कि वह डर से एकदम कांप उठी। अब उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गया, जो अभी वह एक झटके में बोल गई। अब उसे एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा था। मधु जो रो रही थी, पर अब उसके आवाज़ मुंह से नहीं निकल पा रहा, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे। विराज उसके पैरों को मसलते हुए आगे बोला, बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें शादी करने की? सॉरी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अब नहीं होगा मुझसे कोई गलती, माफ़ कर दो मुझे। विराज कुछ बोलने वाला था कि उतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया, जो सुनकर विराज तुरंत उसके पैरों को छोड़ा और उठकर खड़ा हो गया और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने बादल खड़ा था और उसके हाथ में मोबाइल था और वह अपने हाथों से इशारा करते हुए मोबाइल के तरफ दिखाया तो उसके मोबाइल स्क्रीन पर ओम बॉस नाम लिखा हुआ था। ओम का कॉल देखकर विराज समझ गया कि वह क्यों उसे कॉल कर रहा है। उसने अपने 2 फिंगर से बादल को यहाँ से जाने का इशारा किया और उसका इशारा पाते ही वह वहाँ से चला गया और जाते वक्त उसने कॉल पर यह बता दिया कि विराज बॉस आपको कॉल करेंगे। उसका इतना कहना कि ओम ने कॉल कट किया और विराज को कॉल करने लगा। विराज दरवाज़ा बंद किया और अंदर आने लगा। तुरंत मोबाइल रिंग करने लगा। उसने अपने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो ओम का ही कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और जाकर सोफे पर एक पैर दूसरे पैर पर रख बैठ गया। विराज अपने ही अंदाज और एटीट्यूड में बोला, हेलो। ओम तो विराज को बहुत ही अच्छे से जानता था और उसके आवाज़ से ही वह बहुत कुछ समझ गया और बिना बात घुमाए आगे बोला, मधु कहाँ है?
कौन मधु? यह बोलते वक्त विराज मधु के तरफ देख रहा था और वहीं मधु ने जैसे ही विराज के मुंह से अपना नाम सुनी तो वह हड़बड़ा सी गई। पर उसे तुरंत ख्याल आया कि फ़ोन पर वह किसी को कह रहा है, इसका मतलब उसके बारे में कोई तो उससे पूछताछ कर रहा है। अब उसके अंदर एक उम्मीद जाग गई कि शायद अब वह यहाँ से निकल सकती है। उसे तुरंत अर्जुन का ख्याल आया कि ज़रूर अर्जुन उसे ढूंढ लिया है। मधु उठने की कोशिश कर रही थी पर जिस तरह विराज उसे देख रहा था उसकी हिम्मत नहीं हुआ कि वह उठकर खड़ी हो जाए। पूछताछ करना तो दूर की बात थी। विराज आगे बोला, अब जितने भी मधु नाम की लड़कियां हैं मैं क्या उनका किडनैप करूंगा? उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर ओम को और भी गुस्सा आने लगा और वह बोला, विराज तुम कुछ भी कर लो, मुझे पूरा शक तुम पर ही है क्योंकि सडनली उसका गायब होना, तुम जिस तरह से मुझसे पूछताछ कर रहे थे, पूरा इंक्वायरी तुमने निकाला, तो क्या लगता है तुम झूठ बोलोगे और मैं यकीन कर लूँगा? ओम की बातें सुनकर विराज टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, पर तुमने तो नाम अलग बताया था और लड़की गायब अलग हुई है। इम्पॉसिबल, तुम मुझ पर शक नहीं कर सकते। ये सुन ओम बोला, इसका मतलब तुमने मधु का किडनैप किया है। अब सच सच बता भी दो कहाँ तुमने रखा है, क्योंकि सचमुच उसकी फैमिली यहाँ प्रॉब्लम में है। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा सा भी मैनर्स होगा तो ये सब शॉर्ट आउट करो, क्योंकि उसकी फैमिली इनोसेंट है और तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है तुम उसके सामने क्लियर कर दो। यूं ही उसे उठाकर लेकर जाना, ये सब प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। अगर तुम में ज़रा भी ताकत या अक्ल है तो सब सामने आकर क्लियर कर दो। ओम की बातें सुनकर विराज का ईगो हर्ट होने लगा और वह अपनी सर्द आवाज़ में बोला, ओम मैं यह सब अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। कॉल के दूसरी तरफ से ओम बोला, जल्द से जल्द कर लो। ओम का नाम जैसे विराज के मुंह से मधु सुना वह तो शॉक्ड हो गई। उसके तो हाथ पैर कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब जो उसके साथ हो रहा है उसके पीछे ओम का हाथ है। वह अपने मन में बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, पर ओम जीजू को यह सब पता है, फिर भी उन्होंने, इसका मतलब भूमि को भी पता होगा कि मैं यहाँ हूँ। क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं नहीं, ओम जीजू को पहले से पता नहीं होगा, वरना क्योंकि यह जिस तरह से बात कर रहा है उससे तो यही पता चल रहा है कि उन्हें अभी पता चला हो, इसीलिए तो यह उन्हें भी घुमा फिरा के बातें कर रहा है। शायद बहुत जल्द मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मधु की अब उम्मीदें बढ़ रही थी कि अब वह यहाँ से निकल पाएगी और यह बात अब आगे तक बढ़ रही है। पर उसे अपनी शादी का भी बहुत टेंशन लगा था कि वहाँ पर सब लोगों को पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा उसे अर्जुन का टेंशन लगा था, क्योंकि वह सचमुच बहुत शरीफ था। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, पर अब वह उसे अब क्या एक्सप्लेन करेगी। कॉल कट होते ही विराज सोफे से उठा और मधु के पास आने लगा और जैसे मधु ने विराज को अपने करीब आता देखी तो उसके अंदर फिर से डर सताने लगा, पर कहीं न कहीं वह अपने आप को मजबूत कर रही थी कि इस बार विराज का नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार वह ज़रूर यहाँ से निकल जाएगी। विराज एकदम उसके करीब आया और उसके जबड़े को पकड़ मसलते हुए उसे वार्निंग देते हुए कहा, अगर ज़्यादा चालाकी की तो तुम्हें तो कुछ नहीं करूँगा, पर तुम्हारी फैमिली, उन्हें तो ऐसा गायब करूँगा ना, इस जन्म में ढूंढती रहोगी तो भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो किसी के सामने ज़्यादा होशियारी मत दिखाना। इतना बोल विराज उसके चेहरे को छोड़ा और तेज कदम भरते हुए उस रूम से बाहर निकल गया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके जाते ही मधु धड़ाम से नीचे गिरी और फूट फूट कर रोने लगी।
उसे यकीन नहीं हो रहा कि विराज उसे नहीं बल्कि अब उसकी फैमिली को भी तकलीफ देगा। अब वह उनकी धमकियां देने लगा है। वहीं जयपुर में ओम को पूरा यकीन हो गया कि इन सब के पीछे विराज का हाथ है। अब वह यहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने मुंबई आने का सोचा और वह कमरे में आया तो भूमि से कहा, चलो अभी यहाँ से मुंबई के लिए रवाना होना है। जो सुनकर भूमि ने तुरंत कहा, हम अभी कैसे जा सकते हैं? आपने देखा ना आंटी कितनी प्रॉब्लम में है और हम शादी में आए हैं। हो सकता है कि किसी ने मधु को अगवा कर लिया हो या वह किसी बड़ी मुसीबत में हो। ओम समझ सकता था कि भूमि के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, इसलिए वह उसे बताना सही समझने लगा और बिना उसे कुछ छुपाए उससे कहा, तुम्हारी फ्रेंड मधु इस वक्त मुंबई में है तो हमें वहीं चलना होगा और हाँ, तुम्हारी आंटी को भी साथ में ले लो। ओम ने अभी अभी क्या कहा भूमि को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। वह दोबारा पूछते हुए बोली, यह क्या कह रहे हैं आप? मधु मुंबई में है पर कैसे? आपको कैसे पता चला? भूमि के लगातार सवाल पूछने पर वह उसे घूरते हुए कहा, क्यों, क्या, कब, ये सब बाद में पूछना, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें अभी तुरंत निकलना है। ओम इतना बोलकर राका को कॉल लगाया और जेट रेडी करने के लिए कहा। वे दोनों जल्दी से होटल से बाहर निकले और मधु के घर गए। मधु के माँ को उन्होंने बताया, जो कि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने तुरंत कहा कि अर्जुन को एक बार इन्फॉर्म करना होगा। जो सुनकर ओम ने कहा कि अभी सभी को मत बताओ वरना उनकी ही बेइज्जती होगी। इसलिए शीला जी ने किसी को कुछ नहीं बताया और उन लोगों के साथ निकल पड़ी। सभी लोग राका जहां मौजूद था वहां गए और जेट में बैठकर मुंबई आने के लिए निकल पड़े। अगली सुबह ब्लैकबेरी क्लब। विराज अपने कमरे में बेड पर पेट के बल लेटा था। वह पूरी तरह शर्टलेस था और उसका ब्लैंकेट उसके कमर तक था कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा, जिसकी आवाज़ से वह अपनी आंखें खोला तो उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया। इसका मतलब कोई दरवाजे पर था। टाइम देखा तो अभी 7 भी नहीं बजा था। वह साइड से शर्ट लिया और पहनते हुए जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर ओम खड़ा था। इतनी सुबह सुबह ओम को देखकर विराज अपना एक हाथ अपने सिर के बालों में फेरते हुए उबासी लेते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसकी लापरवाही वाली बातें सुनकर ओम को गुस्सा आया और वह कमरे में आते गंभीरता से कहा, सीरियसली विराज, तुम इतना चिल कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम करना क्या चाहते हो, वह भी एक मामूली सी लड़की के लिए? कुछ तो चल रहा है मेरे दिमाग में। इतना बोल विराज विंडो के पास गया और रिमोट लेकर विंडो ओपन करने लगा। उसके बाद टेबल के पास आया और पानी से भरा बिसलरी का बोतल उठाकर सोफे पे जाकर बैठ पानी पीने लगा। और सामने वाले सोफे पर ओम बैठते हुए कहा, अब तुम मुझे पूरे डिटेल्स में बताओगे कि तुम उस लड़की को क्यों किडनैप किए? तुम्हें एक मामूली सी लड़की से कब से दिक्कत आने लगा? क्या तुम्हें वह पसंद है? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करते ना? प्यार वाला शब्द सुनते ही विराज अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, नो ब्रो, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं उस लड़की से सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए यह सब किया हूँ, क्योंकि उसने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं किया कि उतने में ओम बोल पड़ा, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। अब उस लड़की को यहाँ से जाने दो क्योंकि कल उसकी शादी है। ओम बोल ही रहा था कि विराज बीच में उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, ओम प्लीज़ तुम मेरे बीच में दखल मत दो, क्योंकि तुम्हारे बीच में मैं दखल नहीं देता हूँ, उसी तरह तुम भी मुझे मत दो। ये मेरा मामला है, मैं इससे निपट लूँगा।
मुझे किस तरह से निपटना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ओम देख सकता था कि विराज अभी अभी सो के उठा है, फिर भी उसके दिमाग में बदला लेने का जोश कितना भरा हुआ है। एक वक्त ड्रिंक करने के बाद इंसान इस तरह से बातें करता है, पर यह तो हर वक्त सिर्फ बदले पर उतारू है। विराज की बातें सुनकर भला ओम को क्यों अच्छा लगेगा? आखिर दोनों थे तो एक ही दिमाग के, दोनों को हार पसंद नहीं। ओम ने भी बिना उसे वार्निंग दिए अपना मोबाइल निकाला और किसी का नाम सर्च करने लगा तो विराज अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूर कर देख रहा था। ओम मोबाइल कान के पास लगाया और तुरंत बोला, मासी आप जल्दी से क्लब आ जाइए, आज आपको कुछ दिखाना है। ओम इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी हरकतें देखकर विराज तिलमिलाते हुए बोला, ओम तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुमने मेरी मॉम को क्यों बताया यह सब? विराज गुस्से में ओम से बातें कर रहा था, वहीं ओम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वह तो आराम से सोफे पर फैलकर बैठ गया। करीब 1 घंटे के बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया। दोनों को समझ गया कि दरवाजे पर कौन खड़ा होगा। विराज तो उठा नहीं, पर ओम जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने महिमा जी खड़ी थी, विराज की मॉम। महिमा जी अंदर आते हुए बोली, ओम बेटा तुमने मुझे डायरेक्ट यहाँ बुलाया, क्या बात है? विराज ही बताएगा आपको मैंने यहाँ आपको क्यों बुलाया। विराज भला अपनी फैमिली वालों को अपनी गलतियाँ या हरकतों के वजह से वह अपने घर में नहीं रहता है, यहाँ आकर होटल या क्लब में रहता है। वह अपनी मॉम को देख साइड होते हुए जा रहा था। उसको इस तरह जाता देख ओम बोल पड़ा, इसने एक लड़की का किडनैप करके रखा है जिसकी कल शादी होने वाली है। अब क्या ही था, जैसे महिमा जी ने यह सुना कि उनका बेटा किसी लड़की को किडनैप करके रखा है, उनके तो हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जहाँ तक वह अपने बेटे को जानती थी कि वह जिद्दी है, आज तक अपने मन का करते आया है, पर अभी तक उसने कभी यह सब काम नहीं किया था। वह सिर्फ अपने बिजनेस को लेकर यह सब करता था, पर आज किसी लड़की को उठाकर लाया है, वो भी जिसकी कल शादी होने वाली है। महिमा जी विराज के सामने आते तेज आवाज़ में बोली, ये क्या सुन रही हूँ विराज, तुमने किसी लड़की को उठा के लाए हो? अपनी मॉम को देखते हुए वह उसी अंदाज में बोला, हाँ उठा कर लाया हूँ, क्योंकि वह मेरी दुश्मन है इसलिए। उसकी बातें सुनकर महिमा जी को यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा इस हद तक गिर सकता है, किसी लड़की की शादी हो रही हो और उसे उठाकर लाया है। यह गिरा हुआ काम तो उसने किया है। उन्हें इतना गुस्सा आने लगा कि वह उंगली पॉइंट करते हुए बोली, विराज अभी के अभी उस लड़की को यहाँ से जाने दो। कहाँ रखा है तुमने उसे? कौन है वह? अपनी मॉम की बातें सुन विराज अपनी आंखें बंद किया और तुरंत खोल देखते हुए बोला, हरगिज उसे नहीं जाने दूंगा और मेरे मामले में कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर महिमा जी बोली, मुझे नहीं जानना कि वह लड़की कौन है और क्यों तुम उससे बदला लेना चाहते हो, बस मैं इतना चाहती हूँ कि उस लड़की को यहाँ से जाने दो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म और डर नहीं? इतना घिनौना काम कर रहे हो तुम? हाँ किया है मैंने, इतना बोल विराज वैसे ही शान से खड़ा था जैसे कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया हो। तब तक ओम का मोबाइल रिंग करने लगा और ओम अपना मोबाइल निकाल बाहर चला गया, क्योंकि उसे राका का कॉल आ रहा था। शायद उसका इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वह चला गया। उसके जाने के बाद माँ बेटे में बहुत ज़्यादा बहस हुआ। कुछ घंटे बाद आखिरकार विराज को उस कमरे का दरवाज़ा खोलना ही पड़ा और इस वक्त विराज के डैड भी मौजूद हो गए। विराज ने दरवाज़ा खोलते वक्त तेज आवाज़ में बोला, मैं इस लड़की को यहाँ से नहीं जाने दूँगा।
मधु इस वक्त बेड के सहारे बैठे सोई थी और जैसे विराज का आवाज़ उसके कान में गया कि वह हड़बड़ा के आंखें खोल दी और आंखों के सामने इतने लोगों को देख वह उठकर खड़े होने लगी, क्योंकि कल से लेकर अभी तक उसने कुछ खाई नहीं थी। पर सामने दो लोगों को देख उसे सुकून मिला। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह कौन लोग हैं। तो वहीं महिमा जी बगावत करते हुए अपने बेटे को बोल रही थी, वह इस लड़की को अभी यहाँ से लेकर जाऊंगी। पर विराज सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था। पर अब उसके डैड भी चिढ़ गए थे। वह दोनों विराज को बहुत फटकार लगाने लगे और महिमा जी मधु के पास आकर उसका हाथ पकड़ वहाँ से ले जाने लगी। मधु को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि यह दो लोग कौन हैं जो विराज से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वह भी उसके लिए। और विराज उनके सामने ज़्यादा बोल नहीं पा रहा। उसे समझ गया कि यह उसके पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके सिवा वह किसी का भी नहीं सुन सकता। महिमा जी अपने बेटे से लड़ाई झगड़ा करके मधु का हाथ पकड़ उस रूम से बाहर लेकर गई और वह लिफ्ट से होते हुए नीचे आई और आते ही कार में बैठकर वह घर के लिए निकल पड़ी। वहीं विराज भी गुस्से में तिलमिलाते हुए अकेले खड़ा रहा। कुछ सोचकर वह तुरंत उनके पीछे वह भी निकल आया। वह अपने कार में बैठे खुद ड्राइविंग कर रहा था, क्योंकि वह सीधे घर आया। महिमा जी ने रास्ते में कॉल करके काशी जी को भी बता दिया, जो सुनकर काशी जी को बहुत बुरा लगा। महिमा जी ने उन्हें तुरंत अपने घर बुलाया। कुछ ही देर में महिमा जी का कार मेंशन के अंदर एंटर हुआ। मधु समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ जा रही है और यह लोग उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। और जब वह कार में से बाहर निकली तो सामने भूमि, उसकी माँ और भाई और काशी जी सभी लोग खड़े थे। वह इन सबको देखकर रोते हुए उनके तरफ भागी और सबसे पहले वह जाकर अपनी माँ के गले लिपट के रोने लगी। वहीं उसकी माँ जब काफ़ी देर से रो रही थी, रो रो कर तो उनका बुरा हाल बन चुका था, जो देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कल से सिर्फ रोए जा रही हैं। वहीं महिमा जी, काशी जी भी सभी लोग उन माँ बेटी को रोते हुए देख रहे थे। महिमा जी को सच में बहुत बुरा लग रहा था कि उनके बेटे ने इस छोटे से परिवार का क्या हाल बना के रखा है। वे दोनों रो ही रही थी कि तब तक मेंशन के अंदर विराज का कार लेकर अंदर आया और उसकी कार देखकर महिमा जी का तो खून खौलने लगा और वह कार में से बाहर निकला और घूरते हुए मधु के तरफ ही देख रहा था। मधु अपनी माँ से अलग हुई और पीछे मुड़कर विराज को देख डरने लगी। पर जो उसका डर अकेले में था, अब वह डर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग मौजूद थे और वह अब कमरे में नहीं थी, बाहर थी। पर यहाँ पर उसकी फैमिली मौजूद थी, जिसके वजह से उसे डर लग रहा था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।